ऐवान इक्तिदार और सियासत में खेले जाने वाला होलनाक खेल। हर खिलाड़ी अपनी बाजी जीत लेना चाहता था। माजी और हाल के दरमियान मौलिक एक शख्स की जिंदगी के गुमगश्ता और राख। मुसन्निफ सलीम फारूकी। उसने आंखें खोली तो हर चीज धुंधली धुंधली सी थी। उसे कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। सर में भी टीसें उठ रही थीं और धमक हो रही थी। उसने फिर आंखें मूंद ली। उसे अपने इर्द गिर्द कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। देखो मिस्टर, मेरा ख्याल है कि बेड नंबर 5 के मरीज को होश आ रहा है। ये वाज़ेह तौर पर किसी डॉक्टर की आवाज थी। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे का क्या हाल है? एक खुशामद भरी आवाज उसके कानों से टकराई। ये आवाज किसी औरत की थी। अम्मा जी, आपके बेटे को अभी तक होश नहीं आया। अगर आइंदा 12 घंटे में इसे होश ना आया तो, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं होगा। औरत की आवाज में आंसुओं की नमी थी। इसे कुछ नहीं होगा। अम्मा जी, आप प्लीज बाहर जाकर बैठें। अभी बड़े डॉक्टर साहब राउंड पर आने वाले हैं, डॉक्टर ने कहा। उसके साथ ही कदमों की आवाजें सुनाई दी। फिर गहरा सन्नाटा छा गया। इस हालत में न जाने कितनी देर गुजर गई। 10 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटा। वो इसी तरह आंखें बंद किए लेटा रहा। खासी देर बाद वहां फिर से हलचल के आसार जाहिर हुए। उसने तजस्सुस से मजबूर होकर फिर आंखें खोलने की कोशिश की। इस मर्तबा उसे इतनी तकलीफ ना हुई। सर में अभी धमक के साथ टीसें उठ रही थीं, लेकिन मंजर वाज़ेह था। उसके सामने एक खूबसूरत सी नर्स खड़ी थी। नर्स ने उसे आंखें खोलते देखा तो बुलंद आवाज में बोली, डॉक्टर, बेड नंबर 5 को होश आ गया। फौरन ही सफेद कोट में मलबूस बाबाकार सा एक शख्स उसकी तरफ बढ़ा और झुककर उसका जायजा लेने लगा। उसे नरमी से कहा, सिस्टर, पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करो। ओके डॉक्टर, नर्स ने कहा, और उसे अपने बाजू पर ब्लड प्रेशर बेल्ट बंधने का एहसास हुआ। आहिस्ता आहिस्ता उसने पूरी आंखें खोल दी और इर्द गिर्द का जायजा लिया। उसके सामने और दाएं तरफ मरीज थे। इसका मतलब है कि मैं किसी अस्पताल के वार्ड में हूं, उसने सोचा। इसी वक्त डॉक्टर उसकी तरफ बढ़ा और नरम लहजे में बोला, अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मेरे सर में शदीद तकलीफ है डॉक्टर, उसने कहा। तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज किसी गहरे कुएं से आई हो। अपना नाम पता बताइए ताकि आपके अजीजों को इन्फॉर्म किया जा सके, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर के इशारे पर नर्स पैड और बॉल पॉइंट लेकर उसके नजदीक आ गई कि उसका बताया हुआ पता नोट कर सके। वो खामोशी से डॉक्टर की तरफ देखता रहा। आपका नाम क्या है? इस मर्तबा भी डॉक्टर के लहजे में नरमी थी। मेरा नाम, उसने जहन पर जोर दिया तो एक मर्तबा फिर उसके सर में शदीद टीसें सी उठने लगी और उसने कर्रा कर आंखें मूंद ली। सिस्टर, पेशेंट को इंजेक्शन दे दो और इसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, डॉक्टर ने कहा। दूसरे लम्हे उसे अपने बाजू में सुई चुभने का एहसास हुआ और उसका जहन तारीकियों में डूबता चला गया। उसे दोबारा होश आया तो वार्ड में गहरी खामोशी तारी थी। शायद रात का वक्त था। अब उसके सर में तकलीफ भी कम हो रही थी। उसने आंखें पूरी तरह खोलकर इर्द गिर्द का जायजा लिया। उसके सामने और दाएं बाएं कई बेड थे। गालिबन वो किसी अस्पताल का जनरल वार्ड था। अचानक उसे शदीद प्यास का एहसास हुआ। सर की तकलीफ ने उसकी दूसरी तकलीफों को वक्ती तौर पर मिटा दिया था। उसके हलक में कांटे से पड़ रहे थे। उसने हलक से आवाज निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज निकल ना सकी। उसने दूसरी कोशिश की तो वो कामयाब रहा और हलक से अजीब तरह की आवाज निकली, पानी। उसे अपनी आवाज खुद भी अजनबी महसूस हुई। उसने एक मरतबा फिर जिस्म का जोर लगाकर आवाज निकाली, पानी। इस मरतबा उसकी आवाज ड्यूटी नर्स तक पहुंच गई और वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और उसके बेड को थोड़ा सा ऊपर उठाकर उसे पानी पिलाया। पानी का वो घूंट सिर्फ उसका हलक तर ही कर सका था। उसने मजीद पानी मांगा, लेकिन नर्स ने खुशदिली से इनकार कर दिया। अभी आपको सिर्फ इतना ही पानी दिया जा सकता है। ओके सिस्टर, उसने नकाहत ज़दा आवाज में कहा, लेकिन अब उसे बोलते हुए दिक्कत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद वो फिर गनूदगी के आलम में चला गया। उसे आज यहाँ 10 दिन हो गए थे। उसे खुद तो इसका अंदाजा नहीं हो सका था। ये बात उसे डॉक्टर और नर्सों ने बताई थी, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद उसे अपना नाम याद नहीं आ सका था। उसे डॉक्टर और नर्सों की ज़बानी मालूम हुआ था कि वो मरीज से रावलपिंडी आने वाली वैगन में सवार था जो किसी खाई में जा गिरी थी। वैगन में सवार 18 में से सिर्फ 2 मुसाफिर जिंदा बचे थे। इन 2 में एक वो भी था। दूसरा मुसाफिर शदीद जख्मी था। उसके घर वाले पहुंच चुके थे। मैं कौन हूं? वो फिर खुद कलामी के अंदाज में बोला। मैं इस वैगन में कहाँ जा रहा था? मेरा घर कहाँ है? ये सोच सोच के उसका दिमाग शिल हो चुका था। डॉक्टरों के मुताबिक उसके सर में चोट आई थी, जिससे उसकी यादाश्त मुतासिर हुई थी।
उसके एक हाथ और एक पाँव में हल्का सा फ्रैक्चर था और वो सारा दिन उलझता रहता था कि मैं कौन हूँ, मेरी शनाख्त क्या है, मेरा नाम क्या है। आज आपके बाजू और पैर का प्लास्टर काट दिया गया है। आप 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब आप अस्पताल के लॉन में चहलकदमी भी कर सकते हैं, डॉक्टर ने उससे कहा। थैंक यू डॉक्टर, उसने जवाब दिया। वैसे मैं यहाँ से कब तक रिलीज हो जाऊंगा, उसने पूछा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते बाद, डॉक्टर ने कहा। लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ, मेरा घर, मेरा नाम। वो फिर उलझ गया। उसे अस्पताल के लॉन में टहलते और वॉक करते दूसरा दिन था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ चल रहा था। अस्पताल का एक वार्ड बॉय उसके पीछे पीछे था। अचानक किसी ने पुकारा, खबर। वो आवाज पर ध्यान दिए बगैर यूं ही चलता रहा। फिर एक दराज कद और वर्जिशी जिस्म का नौजवान उसके सामने आ गया और बोला, खबर, मैं इतनी देर से तुम्हें आवाजें दे रहा हूं, तुम सुन ही नहीं रहे। खैरियत तो है, यहां कैसे आए हो? उसने नौजवान को एक नजर देखा, फिर उलझकर बोला, माफ कीजिए, मैं आपको पहचाना नहीं। क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? नौजवान ने हैरत से कहा, मैं साजिद हूं, साजिद। वो फिर उलझकर बोला, कौन साजिद? आप इन्हें जानते हैं? वार्ड बॉय ने कहा और अपने मरीज को व्हीलचेयर पर बिठाकर अंदर की तरफ रवाना हो गया। वो व्हीलचेयर पर बैठकर अब ये सोचा था कि मैं खबर हूं, या मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि मैं खबर हूं। खबर, तुझे हुआ क्या है? साजिद ने उसके साथ चलते हुए पूछा। सारी तफसीलात आपको डॉक्टर साहब बता देंगे, वार्ड बॉय ने कहा। हादसे में इनका जहन मुतासिर हुआ है, डॉक्टर ने कहा। ये अपनी यादाश्त खो चुके हैं, साजिद साहब। आप इन्हें जानते हैं? जी हाँ, मैंने बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हमारा बचपन एक ही गांव में एक ही स्कूल और कॉलेज में गुजरा है, साजिद बोला। मैंने डिस्चार्ज कर रहा हूँ, डॉक्टर ने कहा। आप इन्हें माजी की बातें याद दिलाएं, गांव की बातें, स्कूल की बातें। इससे इनकी यादाश्त वापस आ सकती है, अचानक डॉक्टर ने कहा। गांव में इनके घर वाले तो होंगे, उनके वालिदैन, भाई बहन वगैरह, डॉक्टर बोला। इनका इस दुनिया में अब कोई नहीं है। 5 साल पहले इसके वालिद का इंतकाल हो गया था। इस वक्त ये मुल्क से बाहर था। अभी 2 महीने पहले इसकी वालदा भी इंतकाल कर गई। बहन भाई कोई है नहीं, साजिद बोला। कोई रिश्तेदार, अजीज वगैरह, डॉक्टर ने पूछा। गांव में इसका सिर्फ एक चाचा है, जिसने इसके वालिद के मरने के बाद फौरन बाद ही उसकी जमीनों पर कब्जा कर लिया था। वो भला क्यों चाहेगा कि इसकी यादाश्त वापस आ जाए? वो तो यूं भी इसकी जान का दुश्मन है। मैं खबर को अपने साथ ले जाता हूँ, साजिद ने कहा। ठीक है, इनकी कुछ दवाएं अभी एक महीना मजीद चलना है। वो आप इन्हें पाबंदी से देते रहिएगा और 15 दिन बाद इन्हें चेकअप के लिए फिर यहाँ पर ले आइएगा, डॉक्टर ने कहा। ठीक है डॉक्टर साहब, साजिद बोला। इस दौरान में खबर ये तमाम गुफ्तगू सुन रहा था, जैसे वो किसी और के बारे में हो। साजिद खबर को लेकर अस्पताल से बाहर निकला और एक रोला की तरफ बढ़ा। गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसने खबर से कहा, चल बैठ यार। खबर किसी रोबोट की तरह पैसेंजर सीट पर बैठ गया। साजिद ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाई तो खबर ने कहा, सॉरी दोस्त, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है, लेकिन यकीन जानो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तुझे अपना गांव याद है खबर? साजिद ने कहा। मैं आपको बताया ना कि मुझे कुछ भी याद नहीं, खबर बोला। पहले तो ये आप जनाब का तकल्लुफ छोड़, साजिद ने कहा। तुम मुझसे इस तरह बात करता है तो मुझे तकलीफ होती है, साजिद बोला। अच्छा, अगर आप, मेरा मतलब है कि तुम कहते हो तो मैं इस तरह बात नहीं करूंगा, खबर ने किसी बच्चे की तरह कहा। गुड, ये हुई ना बात, साजिद खुश होकर बोला। ये कहते हुए उसका ध्यान खबर की तरफ था। अचानक उसके सामने एक लैंड क्रूजर आ गई, या मुमकिन है कि वो गाड़ी पहले से रोड पर हो और उसने अचानक ब्रेक लगाए हों। रोकते रोकते भी साजिद की क्रोला लैंड क्रूजर के पिछले हिस्से से टकरा गई। हल्का सा धमाका हुआ, फिर शीशा टूटने और खिड़कियां बिखरने की आवाज भी सुनाई दी। खबर के जहन में हल्का सा झमाका सा हुआ, फिर उसका जहन सादा स्लेट की तरह हो गया। इस दौरान में साजिद गाड़ी से नीचे उतरकर गाड़ी का जायजा ले रहा था। उसके साथ ही लैंड क्रूजर में से 2 लंबे तरंगे अफराद उतरे। इन दोनों ने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। बड़े बड़े बाल थे, उनमें से एक के चेहरे पर खौफनाक मूछें भी थीं। ड्राइविंग नहीं आती तो गाड़ी लेकर रोड पर क्यों निकलते हो? मूछों वाला गुर्रा कर बोला। सॉरी, वो दरअसल आपने इतना अचानक ब्रेक लगाया कि, साजिद ने कहना चाहा। तो कहते ही गाड़ी में ब्रेक नहीं है, वो इंतहाई हकारत से बोला। पूरी गाड़ी की ऐसी तैसी कर दी। गलती मेरी है, साजिद ने गुस्सा जब्त करते हुए कहा, इसलिए आपका नुकसान भी मैं ही पूरा करूंगा। आपसे ज्यादा नुकसान तो मेरी गाड़ी का हुआ है, साजिद बोला। ज्यादा बातें मत बना, खामोशी से 20,000 रुपए दे और दफा हो जा, दूसरा आदमी गुर्रा कर बोला। किस बात के 20,000 रुपए? साजिद को भी गुस्सा आ गया। आप मेरे साथ किसी गैराज में चलें, वहां जितने भी अखराजात होंगे मैं अदा कर दूंगा। मैं आपको कैश क्यों दूं? साजिद ने कहा।
तू शायद मुझे जानता नहीं है, मूंछों वाला घुर्रा कर बोला। सीधी तरह पैसे निकाल, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि तेरे साथ गैराजों के चक्कर काटता फिरूं। अगर मैं आपको जानता भी होता तो 20,000 आपके हवाले ना करता, साजिद ने भिन्ना कर कहा। इसका मतलब है तू पैसे नहीं देगा, मूंछों वाले ने कहा और अचानक जेब से माउजर निकाल लिया। खबर के जहन में फिर धमाका सा हुआ। उसके जहन की स्क्रीन पर कुछ चेहरे जाहिर हुए जो उसे तस्वीर के नेगेटिव की तरह महसूस हो रहे थे। दूसरे ही लम्हे ये मंजर गायब हो गया। खबर गैर शऊरी तौर पर गाड़ी से बाहर निकला और बोला, अपने इस खिलौने को जेब में रख और इंसानों की तरह बात कर। अच्छा, मूंछों वाले ने तंजिया अंदाज में कहा, तो फिर पहले तेरा बंदोबस्त कर दूंगा। ये कहकर उसने माउजर की नाल खबर की तरफ सीधी की। खबर बिजली की सी तेजी से झपटा और मूंछों वाले के हाथ पर जोरदार लात रसीद कर दी। फिर उसे बरकफ्तारी से घूमकर दायरे की शक्ल में दूसरी लात दूसरे आदमी के मुंह पर मारी। मूंछों वाले का माउजर उछलकर दूर जा गिरा। दूसरा आदमी खबर की जबरदस्त लात खाकर जमीन पर गिर गया। मूंछों वाला फिर खबर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खबर ने उसे बढ़ने का मौका ही ना दिया। उसकी तरफ झपट कर उसके चेहरे पर इतना जोरदार घूंसा मारा कि उसके कई दांत टूट गए। दूसरा घूंसा उसने मूंछों वाले के सीने पर मारा। वो कर्राह कर जमीन पर गिर पड़ा। खबर उसके सीने पर बैठ गया और उसके बाल मजबूती से पकड़ लिए। दूसरा हाथ खबर ने उसकी थोड़ी पर रखा और उसे झटका देने वाला ही था कि साजिद चीखा, खबर नहीं, छोड़ दे इसे। साजिद की आवाज पर खबर जैसे होश में आ गया। उसने मूंछों वाले को छोड़ दिया और उठकर खड़ा हो गया। अब यहां से दफा हो जाओ वरना तुम दोनों को मार के यहीं फेंक दूंगा, खबर ने कहा। वो चलती हुई सड़क थी। बहुत सी गाड़ियां उनके करीब से गुजर गईं। किसी ने भी रुकने की कोशिश ना की। कुछ लोग रुक भी गए तो खबर के तेवर देखकर पीछे हट गए। खबर ने डपट कर कहा, क्या बात है, यहां कोई तमाशा हो रहा है? जाएं अपना काम करें। लोग सहम कर बड़बड़ाते हुए पीछे हट गए। एक साहब बोले, गलती भी करते हैं फिर बदमाशी भी करते हैं। होंगे किसी जागीरदार या एमएनए एमपीए के आदमी, दूसरा आदमी बोला। नहीं साहब, लैंड क्रूजर वाले ने मेरी सामने गन निकाली थी, एक आदमी ने कहा। इस दौरान में लैंड क्रूजर वाले उठकर गाड़ी में सवार हुए और वहां से रफू चक्कर हो गए। साजिद की गाड़ी की हेडलाइट और आगे का बम्पर टूट गया था। रेडिएटर को नुकसान नहीं पहुंचा था। उसने खबर से गाड़ी में बैठने को कहा और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। अब तुम कहाँ जा रहे हो? खबर ने पूछा। मैं अपने घर जा रहा हूँ, लाहौर, साजिद ने विंड स्क्रीन पर नजर जमाते हुए कहा। मैं अपने एक दोस्त की अयादत करने रावलपिंडी आया था, उससे मिलकर जा ही रहा था कि तुम पर नजर पड़ गई, साजिद ने कहा। फिर वो मुस्कुराकर बोला, वैसे तूने जी खुश कर दिया यार, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तूने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी ले ली है, साजिद ने कहा। मार्शल आर्ट? खबर के जहन में फिर धमाका सा हुआ। उसके जहन पर कुछ हेवले से उभरे और गायब हो गए। उसने फिर दोहराया, मार्शल आर्ट? मैंने ये लफ्ज कहाँ और किससे सुना है? अभी मुझसे सुना है, या फिर फिल्मों में सुना होगा, बल्कि देखा होगा, साजिद मुस्कुराकर बोला। तू तो खुद मार्शल आर्ट का माहिर है, साजिद बोला। मैं मार्शल आर्ट का माहिर? खबर उलझ कर बोला। यार, तू यादाश्त खोने के बाद सब कुछ भूल गया। ड्राइविंग आती है? साजिद ने कहा। हाँ, मुझे ड्राइविंग तो आती है, खबर ने उलझ कर कहा। पहले मैं गाड़ी किसी वर्कशॉप में दे दूं, फिर हम खाना खाएंगे। इस वक्त तक मेरी गाड़ी भी बन जाएगी, फिर हम लाहौर चलेंगे, साजिद बोला। लाहौर क्या यहाँ से बहुत दूर है? खबर ने पूछा। तुझे ये भी मालूम नहीं कि लाहौर कहाँ है? साजिद ने हैरत से कहा। यार, मुझे अपना नाम मालूम नहीं, तुम लाहौर की बात कर रहे हो? लाहौर, खबर ने सर्द लहजे में कहा। उसके जहन में अचानक धमाका सा हुआ। हाँ, लाहौर, मैं जानता हूँ लाहौर। आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन में धुंध छटती चली जा रही थी। साजिद ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया, क्योंकि गाड़ी एक गैराज तक पहुंच गई थी। गाड़ी गैराज में छोड़कर वो दोनों पैदल ही वहां से कुछ फासले पर वाक़ रेस्टोरेंट में गए और साजिद ने खाना मंगवाया। खाना खाने और चाय पीने के बाद साजिद ने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और लाइटर निकाला। खबर बहुत गौर से उसे देख रहा था। साजिद ने सिगरेट होंठों में दबाकर लाइटर जलाया तो शोला देखकर खबर के जहन में फिर धमाका सा हुआ। इस मरतबा उसे किसी शख्स की वाज़ेह शक्ल नजर आई थी। उसके हाथ में भी लाइटर था और वो सिगरेट सुलगाने के बाद बोला, मिशन के दौरान में कोई सिगरेट नहीं पिएगा। वो मंजर अचानक गायब हो गया और खबर सोचता रहा कि वो सिगरेट पीने वाला शख्स कौन था। सिगरेट पियोगे? साजिद ने खबर से पूछा। खबर ने इस बात में सर हिला दिया। उसने सिगरेट का एक ही कश लगाया था कि उसके जहन पर फिर तगय्युर सा रौनमा होने लगा। इस मरतबा भी नजर आने वालों की शक्लें वाज़ेह नहीं थी। वो लोग दोबारा रवाना होने लगे तो साजिद ने कहा, अब ड्राइविंग तुम करोगे। खबर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करके झटके से आगे बढ़ा दी। ड्राइविंग सीट पर बैठते ही गोया खबर के जिस्म में बिजलियां सी भर गईं। वो गाड़ी को बहुत महारत और तेज रफ्तारी से दौड़ाने लगा।
उसकी नज़र सीट बेल्ट पर पड़ी तो गैर शऊरी तौर पर उसने सीट बेल्ट बांध ली और गाड़ी को जेट फाइटर की तरह दौड़ाने लगा। मोटरवे पर चढ़ने के बाद उसने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी और साजिद से कहा, तुम भी सीट बेल्ट बांध लो। साजिद ने सीट बेल्ट बांधते हुए कहा, ओ भाई, ये गाड़ी है, कोई हवाई जहाज नहीं है, फिर मोटरवे पर स्पीड का खास ख्याल रखना पड़ता है। साजिद बोला, हवाई जहाज? खावर के जहन में फिर झमाका सा हुआ। इस मरतबा उसने खुद को हवाई जहाज की सीट पर बैठे देखा। वो फिर हाल में वापस आ गया और बड़बड़ाया, मैं हवाई जहाज भी उड़ा सकता हूं? तुम्हारी ड्राइविंग से तो यही लग रहा है, साजिद ने कहा। हैरत अंगेज तौर पर खावर ने मोटरवे पर रफ्तार का ध्यान रखा था, इसलिए वो लोग बगैर किसी चालान के लाहौर पहुंच गए। लाहौर पहुंचकर साजिद फिर स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया, क्योंकि खावर को रास्तों का इल्म नहीं था। सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था। साजिद गुलबर्ग के इलाके में पहुंचा तो छोटा सा एक बंगला देखकर खावर के जहन में फिर झमाका हुआ और वो चीखा, गाड़ी रोको। साजिद ने घबरा कर ब्रेक लगा दिए। ब्रेक चुरचुराए और गाड़ी एक धचके से रुक गई। उसने घबरा कर खावर से पूछा, क्या बात है? गाड़ी रिवर्स करो, खावर ने कहा। इस इलाके में इतना ट्रैफिक नहीं था, इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थीं, इसलिए साजिद को गाड़ी रिवर्स करने में कोई दुश्वारी पेश ना आई। खावर ने इस बंगले के सामने गाड़ी रुकवा ली, जिसे देखकर वो चौंका था। वो गाड़ी से उतरा और बंगले का गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गया। बंगले के आगे छोटा सा लॉन था, फिर पोर्च था। लॉन की घास बेतरतीबी से बढ़ गई थी, पोर्च में भी गर्द उड़ रही थी। यह किसका बंगला है खावर? साजिद ने पूछा। खावर कोई जवाब दिए बगैर आगे बढ़ता रहा। पोर्च से गुजरकर वो बरामदे में पहुंचा। बरामदे में भी खाक उड़ रही थी। खावर ने इर्द गिर्द का जायजा लिया, फिर कुछ सोचकर बरामदे में रखे हुए गमलों पर नजर डाली और एक गमले के नीचे से चाबी निकाल ली। साजिद उसे हैरत से देख रहा था। खावर ने लॉक खोला और अंदर दाखिल हो गया। उसके पीछे पीछे साजिद भी बंगले में दाखिल हो गया। ड्राइंग रूम के सोफे गर्द से अटे हुए थे, दीवारों पर कीमती पेंटिंग्स थी। खावर वहां से सीधा बेडरूम की तरफ बढ़ गया। बेडरूम में साइड टेबल पर एक फ्रेम में खावर की तस्वीर लगी हुई थी। साइड टेबल पर जो दूसरा फ्रेम था, उसमें खूबसूरत सी एक लड़की की तस्वीर थी। इस तस्वीर को देखकर साजिद बुरी तरह चौंक उठा। वो नीना थी, खावर की मंगेतर। खावर ने बेडरूम में पहुंचकर फ्रिज खोला तो खाने पीने की चीजों से भरा हुआ था। उसे पानी की बोतल निकाली और बेड पर बैठ गया। अचानक उसकी नजर नीना की तस्वीर पर पड़ी तो वो बुरी तरह चौंक उठा। बड़ी सी मेज के गिर्द कई कुर्सियां लगी हुई थीं। मेज के सिरे पर सूट में मलबूस एक शख्स बैठा था। उसके दाएं बाएं 5-5 आदमी मौजूद थे। तुम लोगों से अब तक एक छोटा सा काम नहीं हुआ? सिरे पर बैठा हुआ सूट पोश गुर्राया, एक आदमी का सुराग नहीं लगा सके? हमने उसे बहुत तलाश किया बॉस, एक शख्स आहिस्ता से बोला। वो लाहौर में है, ना कराची, एबटाबाद में। ये बात तुम इतने वसूख से कैसे कह सकते हो? सूट पोश गुर्रा कर बोला। मेरे आदमियों ने लाहौर, कराची, एबटाबाद, मरी में इसका हर ठिकाना खंगाल लिया, वो कहीं भी नहीं है। वो आदमी बोला। क्या वो मुल्क से बाहर चला गया? सूट पोश गुर्राया। शाम तक ये भी मालूम हो जाएगा बॉस, उसकी दाएं जाने बैठे हुए आदमी ने कहा। देखो, वो हमारे लिए बहुत अहम और कीमती आदमी है, उसे हर कीमत पर तलाश करना है। उसे आखिरी बार कहाँ देखा गया था? सूट पोश बोला। विक्रम ने उसे आखिरी बार मरी में देखा था, एक दूसरा आदमी बोला। शट अप, सूट पोश धाड़ा। यहां लोगों के नामों से नहीं, नंबरों से पहचाना जाता है। क्या ये बात तुम भूल गए? सॉरी बॉस, मेरा मतलब है कि, वो आदमी सहम कर बोला। तुम्हारा मतलब है कि 115 ने उसे आखिरी बार मरी में देखा था? बॉस ने कहा। यस बॉस, वो बोला। 115 को बुलाओ। वो मीटिंग में शरीक क्यों नहीं हुआ? सूट पोश फिर से गुर्राया। उसकी तबीयत खराब थी बॉस, उसी आदमी ने जवाब दिया। मैं उसे बुलवाता हूं। थोड़ी देर बाद 115 या विक्रम वहां पर आ गया। उसे बताया कि मैंने आखिरी बार 202 को मरी में देखा था। वो शायद इस वक्त वहां से जा रहा था, क्योंकि कपड़ों का एक छोटा सा सूटकेस भी उसके हाथ में था। मालूम करो कि वो मरी से किस तरफ गया, सूट पोश गुर्राया। ओके बॉस, 115 ने जवाब दिया। खावर, कुछ याद आया? साजिद ने पूछा। खावर के हाथ में नीना की तस्वीर थी और वो बुरी तरह से उलझा हुआ था। ये लड़की, ये नीना है खावर, तुम्हारी मंगेतर और चचाजाद, साजिद ने गौर से खावर को देखते हुए कहा। नीना? खावर बड़बड़ाया। उसके जहन में फिर झमाके से हो रहे थे। वो दोनों वहां से गुजरे तो उनमें से एक अचानक बोला। गाड़ी रोको, 202 शायद वापस आ गया है। 202 वापस आ गया है? गाड़ी ड्राइव करने वाले ने पूछा। हाँ, मैंने उसके बंगले में अभी रोशनी देखी है, पहला आदमी बोला। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आदमी ने गाड़ी रिवर्स की। बंगले में वाकई रोशनी हो रही थी। बॉस को इत्तला दे दो, ड्राइवर ने कहा।
क्या हम दोनों इसे काबू में नहीं कर सकते? पहला आदमी नागवाही से बोला। ये दूसरों के सामने नुमायां होने का बेहतरीन मौका है। वो सब अभी तक ये मालूम नहीं कर सके कि 202 मुल्क में या फिर मुल्क से बाहर चला गया। दूसरा बोला, फिर भी सोच लो, इसमें खतरा है। 202 बहुत खतरनाक है, ड्राइवर ने कहा। वो हमसे ज्यादा खतरनाक नहीं है, पहला आदमी बोला। तुम्हें अगर डर लग रहा है तो तुम वापस चले जाओ, मैं इसे अकेला भी निपट सकता हूं, पहला बोला। अब ऐसी बात भी नहीं है, ड्राइवर खिसियाना होकर बोला। गाड़ी तो किसी महफूज जगह पर पार्क कर दे। अभी रात ज्यादा नहीं गुजरी थी, सिर्फ 9 बजे थे। साजिद ने कहा, यार खावर, मुझे तो भूख लग रही है, चल आज फज्जे के सिरी पाए खाते हैं, साजिद ने कहा। फज्जे के सिरी पाए? खावर फिर चौंका, उसे फिर कुछ याद आने लगा था। तू खाएगा तो तुझे याद आएगा कि सिरी पाए क्या होते हैं, साजिद ने हंसकर कहा। वो दोनों बाहर निकले। खावर गेट खोलने के लिए उसकी तरफ चला गया। वो गेट खोलने वाला था कि उसे किसी की आवाज सुनाई दी। 202 बहुत खतरनाक है, जवाब में कोई बोला। वो हमसे ज्यादा खतरनाक नहीं है, तुम्हें अगर डर लग रहा है तो तुम वापस चले जाओ, मैं उसे अकेला निपट सकता हूं। 202, खबर बड़बड़ाया। उसके जहन में आंधियां सी चलने लगी थी। सर में ऐसे झमाके हो रहे थे जैसे फ्लैश लाइट बार बार जल रही हो। अचानक उसे याद आ गया कि मेरा नाम खबर है और 202 मेरा कोड है। साजिद गाड़ी के पास जाकर रुक गया। उसने घूमकर खबर को देखा। वो गेट के पास बिल्कुल साकित खड़ा था। वो तजस्सुस में खबर की तरफ बढ़ा। इस वक्त किसी की आवाज आई, गाड़ी तो किसी महफूज जगह पर पार्क कर दें। फिर किसी गाड़ी के इंजन की आवाज आई। गाड़ी के हेडलैम्प्स ऑफ थे, वरना साजिद को रोशनी जरूर दिखाई देती। क्या हुआ खबर? साजिद ने उसके नजदीक जाकर पूछा। खबर ने होठों पर उंगली रखकर कहा। फिर सरगोशी में बोला, साजिद तुम्हारे पास कोई हथियार है? हथियार? साजिद ने हैरत ज़दा होकर पूछा। खबर को अचानक याद आ गया कि जिस बंगले में है वो एडवोकेट अमजद चंजुआ के नाम पर है। उसने लिया था। वो बिजली की सी तेजी से अंदर की तरफ भागा और दीवार पर लगी हुई पोर्ट्रेट हटा दी। उसके पीछे एक तिजोरी बरामद हुई। नंबरों वाली इस तिजोरी को खबर ने बरकी सरत से खोला। उसमें एक माउजर SIG की एक फोल्डिंग राइफल, एक जर्मन योगर और बेशुमार मैगजीन्स के अलावा इस तिजोरी में बहुत से नोट भी थे। खबर ने फुर्ती से जर्मन योगर निकालकर उस पर साइलेंसर फिट किया और उसके 2-3 फाजिल मैगजीन्स उठाकर इसी बरकरफ्तारी से बाहर निकल गया। रिवॉल्वर, पिस्टल और राइफल का इस्तेमाल तो साजिद को भी आता था। उसके पास एक माउजर भी था, लेकिन महज इत्तेफाक था कि इस वक्त वो इसके अपार्टमेंट में था। साजिद ने सोचा कि यकीनन खबर खतरा महसूस कर रहा है। उसने भी एक माउजर, साइलेंसर और 2-3 मैगजीन्स निकालकर बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। खबर उसे गेट के दाएं जाने बैठा हुआ नजर आया। वो आगे बढ़ा तो खबर ने उसे भी बैठने का इशारा किया। इन लोगों का ताल्लुक ऐसे इलाके से था जहां इस किस्म की सूरत हाल किसी भी वक्त पेश आ सकती थी। साजिद भी गैरशऊरी तौर पर नीचे बैठ गया और झुका झुका गेट की बाएं जानिब चला गया। वहां बैठकर उसने रिवॉल्वर पर साइलेंसर फिट किया और उसे लोड कर दिया। इस वक्त किसी ने बाहर से कहा, यार 202 की गाड़ी भी मौजूद है, इसका मतलब है कि वो वाकई अंदर मौजूद है। तुम गेट खोलो, दूसरी आवाज आई। लकड़ी के इस गेट पर ऊपर की तरफ कुंडा लगा हुआ था। किसी ने वो कुंडा खोल दिया और 2 आदमी अंदर आ गए। वो दोनों मजीद आगे बढ़े तो खबर ने अचानक उनमें से एक के पैर पर फायर कर दिया। बेआवाज गोली सनसनाती हुई उसकी पिंडली में पेवस्त हो गई। वो कर्राह कर गिरा तो दूसरा फायर साजिद ने किया। ठक की हल्की सी आवाज के साथ गोली दूसरे आदमी के बाजू में पेवस्त हो गई। दोनों कर्राह कर नीचे गिर पड़े। खबर झपट कर इन दोनों के सर पर पहुंच गया और सफाक लहजे में बोला, इसी तरह जमीन पर पड़े रहो और अपने दोनों हाथ सर पर रख लो, वरना तुम दोनों की खोपड़ियां तरबूज की तरह बिखर जाएंगी। तुम्हें बॉस ने भेजा है? खबर ने गुर्रा कर कहा। इस वक्त तक साजिद भी वहां पहुंच चुका था। नहीं, उनमें से एक कर्राह कर बोला। माउजर की गोली ने शायद उसकी हड्डी को मुतासिर किया था। फिर तुम यहां क्यों आए थे? खबर ने दरश्त लहजे में कहा। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि हमें से कोई भी अगर 1 हफ्ते तक गायब रहे तो उसके ब्लैक वारंट जारी कर दिए जाते हैं, दूसरा आदमी बोला। इसका मतलब है कि मेरे ब्लैक वारंट जारी हो चुके हैं, खबर ने गुर्रा कर कहा। ओके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो खुद इस कमीने के ट्रांस से निकल चुका हूं। उसने तो मेरे ब्लैक वारंट जारी किए हैं ना, मैं तुम्हारे डेथ वारंट जारी करता हूं और इन पर अमल दरामद भी शुरू कर रहा हूं, खबर ने इंतहाई सर्द और सफाक लहजे में कहा। और यह के बाद दीगरे 2 बेआवाज फायर करके उन दोनों की खोपड़ियां उड़ा दी। वो दोनों चंद लम्हे तो तड़पे, फिर साकित हो गए। ये तूने क्या किया खबर? साजिद तशवीश से बोला। बको मत, खबर ने गुर्रा कर कहा। साजिद को ऐसा लगा जैसे खबर की शख्सियत अचानक बदल गई हो। खबर दोनों लाशें फलांगता हुआ अंदर की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी में से एक बड़ा सा बैग निकाला। उसमें अपने इस्तेमाल की कुछ चीजें, असलहा और करेंसी नोट भरे और साजिद से बोला, अब यहां से निकल चलो और वो तमाम जगहें साफ कर दो जहां जहां हमारे हाथ लगे हैं। साजिद का मुंह फूला हुआ था।
उसे खावर से इतने शदीद रवैये की तवक्का ना थी। खावर ने भी उसकी नाराजगी को महसूस कर लिया और बोला, सॉरी यार, मैं इस वक्त बहुत गुस्से में था। तो अब तक क्या करता रहा है? ये कौन लोग थे और कैसा ब्लैक वारंट? साजिद ने पूछा। मैं तुझे सब कुछ तफसील से बता दूंगा, खावर ने कहा। पहले यहां से तो निकल। फिर वो एक तौलिया लेकर अपने हाथों के निशानात साफ करने लगा। इन दोनों ने हर वो इम्कानी जगह साफ कर दी जहां उनके हाथ लगे थे। फिर खावर ने बैग उठाया और इन दोनों की लाशों से बचता हुआ पोर्च की तरफ चला गया। बंगले का मेन गेट पहले ही खुला हुआ था। साजिद ने गाड़ी बाहर निकाली और तेजी से एक तरफ रवाना हो गया। 1 मिनट, जरा रुको, गाड़ी रोको, खावर ने कहा। साजिद ने गाड़ी रोक दी। खावर ने अपना बैग खोलकर इसमें से एक पाउच निकाला। उसमें मुख्तलिफ सिम कार्ड्स भरे हुए थे। ना सिर्फ पाकिस्तानी सिम कार्ड्स थे, बल्कि दुबई, सऊदी अरब, यूरोप और अमेरिका वगैरह के सिम कार्ड्स भी थे। खावर ने एक मकामी सिम निकाली और साजिद से सेल फोन लेकर उसे सेल फोन में लगा दिया। फिर उसने कोई नंबर डायल किया और लाइन मिलने पर बोला, हेलो। कौन? दूसरी तरफ से कोई गुर्राकर बोला। मेरे बहुत सारे नाम हैं, हरामजादे। एडवोकेट अमजद जंजुआ, सिकंदर, शहजाद खान, बख्त आवर शाह और खावर। लेकिन फिलहाल मैं तेरी मौत हूं, खावर ने कहा। तू ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेगा, खावर, दूसरी तरफ से कोई बिफर कर बोला। मुझे छोड़। फिलहाल तू अपने उन 2 उल्लू के पट्टों की लाशें उठवा जो मुझे पकड़ने के लिए आए थे। उनकी लाशें अमजद एडवोकेट के बंगले के लॉन में पड़ी हैं। उसने सिलसिला मुनक़ता करके सिम निकाली और उसे तोड़कर बाहर फेंक दिया। फिर वो साजिद से बोला, अब फौरी तौर पर यहां से निकल चलो। साजिद ने गाड़ी इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ाना शुरू कर दी। एक रेस्टोरेंट देखकर खावर ने गाड़ी रुकवाई और वहां से खाने पीने की बहुत सी चीजें ले ली। कुछ फासले पर एक इंटरनेट कैफे, मोबाइल और कंप्यूटर शॉप भी थी। खावर ने वहां से 2 इंतहाई महंगे मोबाइल खरीदे और लोग एक मरतबा फिर रवाना हो गए। थोड़ी देर बाद वो साजिद के अपार्टमेंट पर पहुंच गए। वहां खाना खाने और चाय पीने के बाद खावर अचानक बोला, यार साजिद, मेरा एक काम कर सकता है? तुझे मालूम है कि मैं तुझे इनकार नहीं कर सकता। तू काम बता, साजिद ने कहा। तू कल सुबह यहां से गांव के लिए रवाना हो जा और नीना को लेकर कराची पहुंच जा। मैं तुझे पता भी दे दूंगा कि तुझे कहां पहुंचना होगा, खावर ने कहा। लेकिन नीना? अगर काम तेरे बस का नहीं है तो छोड़, खावर ने कहा। मैं खुद चला जाऊंगा गांव। अपनी बकवास की जाएगा, साजिद ने भुनना कर कहा। मैंने कब इनकार किया है? मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि इतनी इमरजेंसी क्या है। मैं, साजिद ने कहा। इमरजेंसी है, खावर ने मुस्तरिब होकर कहा। वो लोग नीना को मार देंगे। वो जानते हैं कि नीना मेरी कमजोरी है। उनके पहुंचने से पहले तू गांव पहुंच जा और नीना को वहां से निकाल ले, खावर ने कहा। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अभी रवाना हो जाता हूं, लेकिन पहले तू ये तो बता कि ये सब कुछ क्या है, साजिद ने कहा। ये पाकिस्तान दुश्मन एक गैंग है। इसमें ज्यादा तादाद यहूदियों और हिंदुओं की है। बहुत से अमेरिकी और बरतानवी भी शामिल हैं इसमें। ये लोग नौजवानों को खूबसूरत लड़कियों के जरिए घेरते हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं। फिर उन्हें इंतहाई कठिन तरबियत के मरहलों से गुजरना पड़ता है। मुख्तलिफ जिस्मानी एक्सरसाइज, स्विमिंग पूल और घोड़सवारी के अलावा उन्हें जदीद असलाह चलाने की मशक भी कराई जाती है। जब वो माहिर हो जाते हैं तो इन्हें हवाबाजी और मुख्तलिफ बोट्स चलाने की तरबियत दी जाती है। हर नौजवान को हफ्ते में एक दफ़ा इन्हीं शैतानों का तैयार करदा पुरअसरार मशरूब पिलाया जाता है। इस मशरूब से उनका जहन सिर्फ वही कुछ करता है जो वो लोग चाहते हैं। इसीलिए इस गैंग का कानून है कि अगर इनका तैयार किया हुआ कोई नौजवान 3 दिन तक कहीं गायब हो जाए तो उसे बहुत बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, और अगर कोई नौजवान 1 हफ्ते तक गायब रहे तो उसके ब्लैक वारंट जारी कर दिए जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि टीम का हर मेंबर उसे पकड़ने और टीम के बड़ों के सामने पेश करने का जिम्मेदार होता है। नौजवान अगर उनके साथ जाने में पसोपेश करे तो वो लोग उसे हलाक भी कर सकते हैं, खावर ने कहा। खावर बोल बोल कर थक गया तो एक गिलास पानी पिया और कुछ बोलने ही वाला था कि साजिद ने पूछा, खावर, तूने अब तक ये नहीं बताया कि उनका मकसद क्या है? साजिद ने पूछा। उनका मकसद दहशतगर्दी, बम धमाके, टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान और हर किस्म की लाकानूनियत जिससे अमन और अमान की सूरत हाल अबतर हो सके। ये पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं। उन्हें इसराइल, भारत और अमेरिका की यहूदी लॉबी से सरमाया फराहम किया जाता है, खावर ने कहा। फिर तेरे इतने नाम क्यों हैं और हर नाम से कोई मकान या बंगला भी होगा? साजिद ने कहा। वो तमाम नाम और बंगले, अपार्टमेंट और मकानात इसी गैंग की मलकियत हैं। जब कोई टीम मेंबर बहुत पुराना हो जाता है और उनके अहकामात ना सिर्फ मानता है बल्कि दूसरों से भी मनवाता है तो वो सीनियर हो जाता है। मुख्तलिफ शहरों के बंगले उसके हवाले कर दिए जाते हैं। उसका काम नए और पुरजोश नौजवानों को घेरना और इस शैतानी तंजीम का हिस्सा बनाना होता है। हर शहर में एक नया शख्स, एक नया नाम होता है, ताकि अगर कोई कानून नाफिज करने वालों की गिरफ्त में आ भी जाए तो अपना दिफा कर सके, खावर ने कहा। खुदा की पनाह,
इतने खौफनाक लोग और तू इनके साथ काम कर रहा था, साजिद ने कहा। मैंने बताया ना कि मैं इन लोगों के ट्रांस में था, खबर ने जवाब दिया। साजिद ने घड़ी देखी और बोला, मेरा ख्याल है कि अब मैं निकल जाऊं। इस वक्त 1 बजा है। अगर मैंने तेज रफ्तारी से ड्राइविंग की तो सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक गांव पहुंच जाऊंगा, साजिद बोला। खबर ने उसे कराची का एड्रेस लिखवाया और बोला, तू गांव से नीना को लेकर सीधा कराची पहुंच। उसने बैग में से नोटों की एक गड्डी निकाली और साजिद के हवाले कर दी। साजिद ने जरूरी तैयारी की और खबर से गले मिलकर रवाना हो गया। उसके जाने के बाद खबर चंद लम्हे तक कुछ सोचता रहा। फिर उसने खिड़कियां दरवाजे वगैरह अच्छी तरह बंद किए और सदर दरवाजे में एक बॉबी ट्रैप लगा दिया, ताकि अगर कोई अंदर दाखिल होने की कोशिश करे तो हल्की कुव्वत का वो बम फट जाए। उससे ना सिर्फ आने वाले या आने वाले जख्मी हो जाते, बल्कि खबर को भी मालूम हो जाता कि कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। फिर वो साजिद के बेडरूम में गया, दरवाजा बंद करके इत्मीनान से सो गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।